नमस्कार, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम आज बाण विचार को समझेंगे। बाण विचार जिसको हम फिनोलॉजी कहते हैं, बाण विचार हर स्तर पर, हर क्लास में, चाहे 6 क्लास हो, 7th हो, 8th हो, और यहाँ तक कि ग्रामर को समझना चाहते हैं, व्याकरण को, तो 9th और 10th के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। तो बाण विचार हम समझते हैं। बाण विचार जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, बाण का मतलब अक्षर, बाणों पर विचार करेंगे। बाण जो होते हैं वो वर्णमाला में कितने बाण होते हैं, हिंदी वर्णमाला में उन बाणों के कितने प्रकार होते हैं, बाणों से शब्द कैसे बनाए जाते हैं, इन सारी चीज़ों का हम करें। सबसे पहले बाण भाषा की मूल ध्वनि को व्यक्त करने वाले चिन्ह होते हैं। भाषा का जो मौखिक रूप होता है वह ध्वनि होती है, ध्वनि। और जब लिखित रूप देने के लिए प्रत्येक ध्वनि का एक विशेष चिन्ह जब हम बना लेते हैं, जब हम विशेष चिन्ह कर लेते हैं, तब उस चिन्ह को वर्ण कहते हैं। जैसे मैं आ का उच्चारण करूँगा, जब तक ध्वनि में रहेगा ये, तब तक ये ध्वनि है, जब तक ये मौखिक रहेगा। जब ये लिखित हो जाए इसका एक चिन्ह स्थापित कर दें ये, तो ये जो आ है ये वर्ण हो जाएगा। ये ध्वनि और वर्ण में अंतर है। अगला हमारा जो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बाण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और बाण वह छोटी छोटी स्वीकृत ध्वनि है जिसके हम और खंड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। हिंदी वर्णमाला में जो वर्णमाला है, हिंदी की जो हिंदी वर्णमाला में ये 52 अक्षर है। उसके बाद में हम इनको स्वर और व्यंजनों में विभाजित करते हैं। स्वर जानते हैं आप, आ, ई, ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ और आओ। ये स्वर कुल मिलाकर 11 स्वर होते हैं। और इनके अलावा अनुनासिक, अनुस्वार, ये अनुस्वार होता है, और अनुनासिक, ये चंद्रबिंदी जो हो ये अनुनासिक है, जो चंद्रबिंदी लगती है अनुनासिक है, और एक विसर्ग है। ये तीनों स्वर की श्रेणी में नहीं आते। ये तीनों को कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह इसलिए कहते हैं क्योंकि ना तो इनको हम स्वरों में गिनते हैं इन तीनों अक्षरों को, और ना ही व्यंजनों में। ये दोनों के योग से बाहर है, इसलिए तीनों को अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार अंक, अनुनासिक चंद्र बिंदी वाला ये, और विसर्ग आहा, ये तीनों अलग है।
अब व्यंजन पहला का वर्ग, फिर चा वर्ग, उसके बाद टा वर्ग, फिर ता वर्ग और पा वर्ग। इस प्रकार से व्यंजन जो वर्गों में बांटते हैं। और का वर्ग, ये कुल मिलाकर का वर्ग में का, ख, ग, घ, अंग 5, चा वर्ग में च, छ, ज, झ और 5, टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा और 5, ता वर्ग में ता और उसके बाद में था, द, धा और ना, पा में प, फ, ब, भ और मा। ये सभी मिलाकर कुल 25 होते हैं। और ये व्यंजन 25 होते हैं, इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं इन 25 को। स्वतंत्र होते हैं स्पर्श व्यंजन। इसके अलावा स्पर्श के अलावा हम और व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये आपके या, रा, ला और वा, ये 4 होते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन आपके शा, शा, शा और हा, ये 4 होते हैं। इसके अलावा आपके संयुक्त व्यंजन, उसमें छ, त्र, ज्ञ और श्रा। इनको संयुक्त क्यों कहते हैं? क्योंकि जो छ है ये का प्लस सा से मिलकर बना है। ये जो त्रा है ये ता प्लस रा से मिलकर बना है। ये जो ज्ञ है ये जा प्लस वा से मिलकर बना है। और ये श्रा जो है ये वाला, ये शा और प्लस रा से मिलकर बना है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन है। छ, का और श, त्रा, ता और रा मिलकर बना है। ज्ञ आपका ज्ञ, जा और वा मिलकर बना है। और आपका श्रा, शा और रा मिलकर बना है, इसीलिए इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला, वा। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, शा, शा, सा, हा। और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, छ, त्रा, ज्ञ, श्रा। आगे चलते हैं। कुछ ध्वनियाँ हिंदी में विकसित हुई, जैसे ये अड़ा और ढा, ये दोनों हिंदी में विकसित ध्वनियाँ हैं। ये हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी में है ये दोनों ध्वनियाँ संस्कृत में नहीं है। अड़ा और ढा संस्कृत में नहीं है, केवल हिंदी में विकसित हुई हैं ये दोनों ध्वनियाँ। इनको कहते हैं इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इनका नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। इन दोनों ध्वनियों को हिंदी में उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं।
कुछ ध्वनियाँ आगत हैं जो दूसरी भाषा से आई हैं, जो हिंदी में नहीं है, जैसे आ अंग्रेजी का ये, इसके बाद ये नुक्ता वाले अरबी फारसी से का, फा, जा, इस तरह से ये जो नुक्ता लगता है नीचे, ये नुक्ता वाले अरबी फारसी के, ये अरबी फारसी के हैं, ये अरबी फारसी के हैं ये, और ये अंग्रेजी से आया। और जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो ऐसे लगाते हैं डॉक्टर, ये जो है ये आगत ध्वनि है। ये और अनुनासिक में अंतर है। अनुनासिक जब लिखते हैं, जब हम लिखते हैं चांद, तो इसमें ऐसे बिंदी लगाते हैं, तो ये तो अनुनासिक है। लेकिन हम जब लिखेंगे डॉक्टर, तो डॉक्टर में ये है, डॉक्टर में ये वाला आ आगत है, इसमें बिंदी नहीं होती, इसमें बिंदी होती है। दोनों में डिफरेंस ये समझेंगे। उसके आगे देखेंगे नुक्ता वाले वर्ण बता दिए मैंने। हाँ, हमारी वर्णमाला में दो व्यंजन ऐसे हैं जिनको अर्ध स्वर कहते हैं, या और वा। या और वा दोनों को अर्ध स्वर कहते हैं। आधा स्वर, या अगर आपसे पूछा जाए कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। कहते हैं कि एक मशहूर कहावत है नुक्ता के बारे में, जो लगता है अरबी फारसी में, कि नुक्ता के हेर फेर में खुदा जुदा हो जाते हैं। अब वर्ण भेद में स्वर के भेद देखिए, वर्ण के भेद दो प्रकार से होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्ण है हिंदी वर्णमाला में। उस प्रकार से आप स्वरों को भेद करते हैं। जब हम स्वर के भेद, स्वर के भेद, तो नंबर एक हाश्व स्वर, नंबर दो दीर्घ स्वर, और नंबर तीन एक और होता है प्लुत। हाश्व स्वर जिसमें उच्चारण करते समय कम समय लगे, उच्चारण में कम समय लगे। हाश्व स्वर जिनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगे, दुगना समय लगे, वो दीर्घ स्वर। और जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगे, वो प्लुत स्वर। अब हाश्व स्वर, जो हाश्व स्वर होते हैं, वो हाश्व स्वर केवल 4 होते हैं, आ, ई, ऊ और एक ये ऋषि। दीर्घ स्वर कुल 11 होते हैं, बाकी बचे हुए। प्लुत स्वर जो आपने संस्कृत में ऐसे प्रयोग होता है, ये जैसे ओम लिखते हैं, तो ओम ऐसे लिखते हैं, और इस वाली ध्वनि को 3 गुना देर तक आवाज बोल खींचते से ओम, ये तो ये प्लुत स्वर है। ये अब हिंदी में प्रयोग नहीं होता, केवल संस्कृत में प्रयोग होता है। ये हिंदी में नहीं, हिंदी में केवल ये होते हैं हाश्व और दीर्घ। ये 11 नहीं, ये 7 होते हैं और 4 ये। कुल मिलाकर टोटल स्वर कितने होते हैं ये हम आपको बता चुके हैं, 11 होते हैं। इन 11 में से 4 हाश्व होते हैं और 7 दीर्घ होते हैं। तो स्वर ये कुल मिलाकर 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में स्वरों के मात्रा चिन्ह। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, पढ़ते समय, स्वरों का प्रयोग करते समय, उनकी मात्राओं को लगाते समय बहुत सी अक्षरों पर जो सही से लगना चाहिए उसको नहीं करते। जैसे आ, ई, ऊ, ऋषि। अब इनकी मात्रा, जैसे इसकी आ, इसकी ये मात्रा,
और इसकी मात्रा ये, इसकी मात्रा ये फिर ये, और इसी की मात्रा ये। इनका अगर प्रयोग करना चाहेंगे तो क पे इस तरह से, इस तरह से, और ये की इस तरह से, और यहाँ पर जो कु, कुछ बच्चों को ये मात्रा लगाना बहुत दिक्कत है, इसको कु, और कुछ ये इसको ऐसे, और फिर ऋषि में का के नीचे ऐसे। और बचती हैं दो मात्राएं, ए की मात्रा ये होती है और इसको लगाते हैं ऐसे, आए, इसकी मात्राएं दो ऐसे लगती हैं और इनको लगाते हैं ऐसे। क्या, ओ की मात्रा ये है और उसको ठीक तरीके से ऐसे लगाते हैं, इसको मोड़ देते हैं यहाँ। और औ की मात्रा ऐसे, इनकी दो मात्राएं होती हैं और इसको लगाते हैं ये ऐसे, बहुत ही अच्छे से क। ठीक है, ये मात्राओं का यूज करना होता है। आप इन 11 स्वरों को जो मात्राएं, और हाँ, इसकी मात्रा होती नहीं है, ये स्वर अपने आप में सभी व्यंजनों में समाया रहता है। तो इन स्वरों की मात्रा को प्रॉपर तरीके से लगाएंगे ऐसे, तब आप अच्छा लिख पाएंगे। उसके बाद स्वर और व्यंजन में अगर कोई पूछे कि मुख्य अंतर क्या होगा, तो बताया जाएगा स्वर जो उच्चारण होता है वो स्वतंत्र होता है, और व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। ये दोनों में अंतर है। व्यंजन स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। व्यंजन भी स्वतंत्र रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, व्यंजन के भेद 3 होते हैं। व्यंजन के भेद कितना है? एक आपका स्पर्श व्यंजन जो 11 है, और दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन जो कितने 4 है। तीसरे आपके ऊष्म जो कितने हैं 4 है। ये स्वतंत्र रूप से हैं, कुछ और भी है, जैसे संयुक्त है, ये भी 4 है। ठीक है, तो ये 4 है। और एक और आता है जो हम आपको बताते हैं, द्वैत व्यंजन। उसमें व्यंजन है और हैं आपके द्वैत व्यंजन, वो हम अभी आगे बताते हैं। द्वैत व्यंजन क्या होते हैं, ये है व्यंजनों में का से और मां तक, का से मां तक स्पर्श होते हैं। का से मां तक ये 25 होते हैं। उसके बाद में यह रा ला वा ये अंतस्थ होते हैं। उसके बाद में शा शा सा और हा ये ऊष्म होते हैं। और छ त्रा ज्ञ और श्रा ये संयुक्त होते हैं। ठीक है, तो ये तो व्यंजनों को हमने बताया आपको। उसके अलावा द्वैत व्यंजन होते हैं। द्वैत व्यंजन
द्वैत व्यंजन का मतलब होता है एक ही अक्षर जब दो बार रिपीट हो जाए, जैसे हम लिखेंगे का और प्लस का एक साथ आ जाए, जैसे पक्का, जैसे चा, आधा चा और पूरा चा एक साथ आ जाए, जैसे बच्चा। तो ये जो एक ही सा का जो रिपीट हो रहा है, जो एक ही का या चा एक ही अक्षर दो बार रिपीट हो रहा है, ये द्वैत कहलाता है। और संयुक्त में क्या अंतर होता है? संयुक्त व्यंजन में क्या अंतर होता है? संयुक्त और द्वैत में, संयुक्त व्यंजन में क्या है, जैसे आपका छ बना, तो ये छ का प्लस शा अलग अलग अक्षरों से मिलकर बनना है ये व्यंजन। देखिए ध्यान से, ये दोनों ही अलग अलग दो व्यंजनों से मिलकर एक व्यंजन बनना है, तो ये संयुक्त हुआ, अलग अलग है। और यहाँ जो ये अक्षर में एक ही अक्षर दो बार आ रहा है, यहाँ एक अक्षर बनाने के लिए दो अलग अलग अक्षरों से मिलकर बनना है संयुक्त में, और द्वैत में एक ही अक्षर दो बार आ रहा है, जैसे पक्का और बच्चा। तो दो अंतर है इसमें, संयुक्त व्यंजन में और द्वैत व्यंजन में अंतर। डबल कॉन्सोनेंट्स और मिक्स्ड होता है, ज्वाइन होते हैं तो उसके बाद में हम देखते हैं व्यंजन गुच्छ। व्यंजन गुच्छ भी इसी को कहते हैं, जब व्यंजन आपस में जुड़कर बनते हैं तो उन्हें व्यंजन गुच्छ कहलाता है। अब एक चीज बचती है इसमें, घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। घोष जो ये जो शब्द आता है इसमें, जब हम उच्चारण के प्रकार, उच्चारण के प्रकार है ये, अक्षरों के उच्चारण के प्रकार। उच्चारण में जब घोष की बात का मतलब होता है, उच्चारण करते समय कंपन होता है। जब हमारे यहाँ पर किसी अक्षर को उच्चारण करते समय कंपन होता है तो घोष होता है, कंपन नहीं होता है तो अघोष होता है। उसी प्रकार से जब हम बोलते हैं तो घोष का मतलब होता है कंपन, और एक होता है प्राण। प्राण का मतलब होता है वायु, मतलब हवा। जब हम शब्द अक्षर का उच्चारण करते हैं तो हमारे अगर मुख से कम हवा निकलती है तो अल्प प्राण, प्राण मतलब हवा, वायु, और ज़्यादा हवा निकलती है तो महाप्राण होता है। इस प्रकार से जब हमारे किसी अक्षर का हम उच्चारण करते समय कंपन होगा हमारे यहाँ कंठ में, तब होगा वह घोष, और कंपन नहीं होगा तब होगा अघोष। उसी प्रकार से हमारे मुख से अगर वायु थोड़ी निकल रही अक्षर उच्चारण करते समय तो अल्प प्राण, और ज़्यादा निकलेगी तब महाप्राण होगा। अब कौन से अक्षर अल्प प्राण होते हैं, कौन से महाप्राण होते हैं, हम आपको बताते हैं। पहले घोष अघोष देख लीजिए। घोष अघोष, घोष अघोष में वर्ग का जो घोष होते हैं वो वर्ग के सघोष होते हैं, जो वर्ग के आखिरी तीन अक्षर गा, घा, अंग, ये जो अघोष होता है पहला दूसरे होते हैं, का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था और पा, फा, ये सब अघोष होते हैं, पहले दूसरा। पहला दूसरा वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है, और वर्ग के बाकी तीन सघोष होते हैं। ज, झ, या, ये घोष होता है, इसको हम सघोष लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। और इसमें टा, ठा,
ड ढ आ तथा द ध न ब भ और न, ये सभी सघोष होते हैं। इसके अलावा और ये दोनों पहला दूसरा ये कैसे होते हैं, अघोष होते हैं। और अघोष इसके अलावा जो शा है, ये वाला शा और ये शा सा सा, ये तीनों ही अघोष होते हैं। लेकिन यहाँ पर अंतस्थ या रा ला ब और हा ये सभी सघोष होते हैं। तो वर्ग का पहला दूसरा अक्षर अघोष, तीनों शा अघोष सघोष, वर्ग के आखिरी तीन अक्षर सघोष होते हैं और अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा और हा सघोष होते हैं। घोष का मतलब होता है उच्चारण करते समय हमारे कंठ में कंपन होता है, अक्षरों के जब उच्चारण करते हैं तब। अब बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। ये है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। दोनों में देख लीजिए। प्राण का मतलब होता है कि जब हम उच्चारण करते हैं तो जो प्राण वायु हमारे अंदर से जब बाहर आती है हवा, अगर कम मात्रा में आती है उच्चारण करते समय तो अल्प प्राण है, और हवा वायु ज़्यादा निकलती है तो महाप्राण है। जैसे अल्प प्राण में वर्ग का पहला और तीसरा और आखिरी अक्षर होता है। अल्प प्राण पहला, तीसरा और आखिरी वर्ग का च, ज और वा, से ट, ड और अ। पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होते हैं। और ता, दा और ना, वैसे पा, बा और मा। और फिर आपके अल्प प्राण में अंतस्थ व्यंजन होते हैं। आपका या, आपका रा, आपका ला और आपका बा, या रा ला बा, ये होते हैं। महाप्राण में वर्ग का दूसरा और चौथा, जैसे खा और घा, छ और झा, उसके बाद में आपका टा, ठा और ढा। उस तरह से आपके ट, था, धा, ई और आपके पा, फा और भा। और उसके अलावा फा, भा और शा आपके ऊष्म व्यंजन शा, शा, शा और हा, ये चारों ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण में आते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। अल्प प्राण जब मुख से वर्णों के उच्चारण करते समय मुख से हवा कम मात्रा में निकलती है तब अल्प प्राण, वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर और अंतस्थ व्यंजन। महाप्राण जब वर्ण का उच्चारण करते समय हवा हमारे मुख से ज़्यादा मात्रा में निकलती है तो महाप्राण, उसमें अक्षर सुन लीजिए। ख, वर्ग का दूसरा और चौथा ख, ग, ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ, ध, फ, म और सभी ऊष्म व्यंजन। इस प्रकार ये है सामान्य परिचय हमारे वर्ण विचार का। इसमें से अभी कुछ उच्चारण स्थान भी हैं, जैसे का वर्ग को कंठ से उच्चारण करते हैं, चा वर्ग को तालव्य से करते हैं, टा वर्ग को मूर्धा होता है टा ठा,
ता वर्ग दंत होता है, ता, पा वर्ग होष्ठ से होता है। इस प्रकार से हम इनका उच्चारण करते हैं। पेट बटा श, श, वर्षा वाला श और ऋषि दोनों मूर्धा होते हैं, मुख से उच्चारण करते हैं, मुख से। तो ये हमारे मुख में भी अक्षरों को उच्चारण करने के स्थान अलग अलग हैं, उनके हिसाब से हम उनको उच्चारण करते हैं। आई होप आपको सामान्य परिचय वर्ण विचार का समझ में आएगा। आप इस वीडियो को आराम से देखिए, समझिए, और मैं फिर इसके आगे जो बचा है मैं बनाऊंगा। धन्यवाद।